नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ चुका है। 23 अगस्त से पे एग्जाम शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो उसके संबंध में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलिटी, भारत का संविधान, इससे भी अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जियोग्राफी कराया था, ठीक है। जियोग्राफी पूरा कंप्लीट 200 प्रश्नों के साथ ज्यादातर पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया जियोग्राफी। उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें लगभग 80%, 70 to 80% आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और बाकी जो है एक सिंगल वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। इसको एज अ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक। और इसका जो लेवल है वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल के हर प्रकार के प्रश्न मैंने रखे हैं। और ज़्यादातर प्रश्न वो भी हैं जो PYQ में आ चुके हैं। उसी बेसिस पे हम लोग बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करके पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हो, रेगुलर रहते हो या बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन सुनते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको डायरेक्टली प्रश्न मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें डैश महिलाएं शामिल थी। तो अगर मैं संविधान सभा की बात करूं, मैं यहां पर अगर संविधान सभा की बात करूं तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये कौन बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन से आपके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ये कौन है? ये स्थायी है, अब चेंज नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी होती हैं, कुल अधिवेशन कितने होते हैं, कुल अधिवेशन और कुल वाचन कितने होते हैं? तो देखिए, कुल बैठकें होती हैं 166, अधिवेशन होते हैं 12 और वाचन होते हैं 3। अब ये बात आ रही 24 जनवरी 1950 को। ये क्या था? ये था 12वें नंबर की, मतलब अंतिम 12वें नंबर की बैठक थी, ये अंतिम बैठक थी। अब 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश नाम भी दिया गया था। 24 जनवरी को ही आपका राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया गया था। और इसमें कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसपे महिलाएं, SC और ST, ये 3 डेटा आपसे पूछा जाता है। महिलाओं की संख्या थी 15, SC 26 और ST 33, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कोई कंफ्यूजन मत रखना कि ST तो कम होने चाहिए, SC ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। ST ज्यादा है, 33 है, SC 26 है और महिलाएं 15 है। ऑप्शन सी इज द राइट। और इन महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला है, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है। इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। ये वो फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछ रहा है। अब मैं अगर संविधान की बात करूं, संविधान आपको पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसको बनने में कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपको पता है। और इसको ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? इस समय क्या केवल 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। पूर्ण रूप से इसको 26 जनवरी 1950
पूर्ण रूप से लागू, इस दिन इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी की डेट याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जब दांडी मार्च आप पढ़ोगे तो उसमें क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 सॉरी 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता मनाना शुरू कर दिया गया था 1929-30 के करीब। और तभी से 26 जनवरी काफ़ी डेट इंपॉर्टेंट थी। और 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर को कर देते तो 26 जनवरी को कोई डेट याद नहीं रहती, जो कि एक ठीक नहीं था उस समय के लिए। ठीक है, तो 26 जनवरी को याद करने के लिए संविधान को रोक के रखा गया कि नहीं, इसको पूरी तरीके से लागू हम 26 जनवरी को करेंगे। क्लियर है। और जो 26 नवंबर की डेट, 26 नवंबर, इसको संविधान दिवस घोषित कर दिया गया। क्या घोषित किया गया इसको? संविधान दिवस। ये बाद में घोषित किया गया था, पहले नहीं। तो इसको संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अब पूछा गया है हाथ से लिखा किसने था, तो लिखा था भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, हजारों बार, यूपी कांस्टेबल में नहीं कई सारे एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से पूरा संविधान लिखा था। क्लियर है, आगे देखिए। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, सेंट्रल हॉल में हुई। सिंपल क्वेश्चन है, सेंट्रल हॉल में, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो जो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी और मताधिकार का अधिकार दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये मामला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में ही तो आया था, उसको इस नाम से जाना जाता है। इसी में मताधिकार का अधिकार मिला था और कई चीजें हुई थी, जैसे मैं अलग से बता दूं, अलग से समझिएगा। जो 1919 कौन सा एक्ट था? 1919 का एक्ट था। इसमें एक बात हुई थी आपकी कि केंद्र में द्विसत्तात्मक विधायी का गठन हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन लागू, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था और प्रांतों से हटकर केंद्र में द्वैत शासन पहुंच गया था 1935 के अधिनियम में। ठीक है, और दूसरा एक लिख लेना कि लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक, और पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। हाँ, एक चीज याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश, अध्यादेश जो आप पढ़ते हो आर्टिकल 123, 213, तो वो पहले ही हुआ गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति या पावर केंद्रीय विधानसभा को मिली। ठीक है ना, वाइसराय। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जाए? अगर क्वेश्चन आ रहा है आर्टिकल से ठीक है, वरना आप एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट। और कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं आने वाला है जो आप ना पढ़ाओ या आपकी नजरों से ना गुजराओ। ठीक ठाक, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं सब चीजें। देख, अगर मैं आर्टिकल 9 की बात करूं, आर्टिकल 9, तो आपको पता है कि जो भाग 2 है ये क्या कहता है? ये कहता है नागरिकता के बारे में। अब भाग 2 में आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल 5 से 11 है। तो 5 से 11 तो नागरिकता के बारे में कह रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 राज्य के बारे में कह रहा है।
राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ये भी नहीं है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और ये आपका चला जाएगा मूल अधिकार में, ठीक है ना। तो मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मूल अधिकार ये भी नहीं हो सकता। बस बचा क्या? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन। आप समझिए, अगर नए राज्यों का गठन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, तो ये सभी जो है साधारण विधेयक से होंगे। साधारण विधेयक, साधारण क्या? सामान्य विधेयक है। सामान्य विधेयक मतलब 1/2 से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? इंपॉर्टेंट, विधानसभा। तो विधानसभा सब में तो है नहीं, मतलब विधानसभा किसमें है? पहली बात तो सभी राज्यों में है, और राज्य है और क्या है? यूटी है। तो क्या सभी यूटी में है? बिल्कुल नहीं, सब यूटी में नहीं है। विधानसभा एक तो सभी राज्यों में है, ये आपको पता है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं आज की डेट में। अब विधानसभा आपका दिल्ली में भी है, दूसरा आपका पुदुचेरी में भी है। अभी आपने देखा होगा इन्हीं दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दिल्ली पुदुचेरी के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को क्या करते हैं? वोट करते हैं, ठीक है। और अभी जब नया बना है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी क्या है? विधानसभा है। तो 28 हो गया, फिर 1 2 3, तो कुल मिला के वर्तमान में 31 विधानसभाएं हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अगर देखा जाए अनुसूचियां वर्तमान में है 12, लेकिन मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां वो थी आपकी 8। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ संशोधन, और संशोधन में क्या हुआ कि 4 अनुसूचियां ऐड की गई, 8 4 12, तो वर्तमान में हो गई 12। ठीक है, कौन कौन सी ऐड की गई तो आगे प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? एक चीज बता दूं, जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची कितनी? 12 अनुसूची। ये 12 की 12 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, डिटेल्ड। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए 12 में चलो 2 याद कर ली 3 याद कर ली, बिल्कुल नहीं। 12 की 12 अनुच्छेद याद, 12 की 12 अनुसूचियां याद करनी है। हाँ, आर्टिकल सब याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल कितने हैं? 395 है मूल आर्टिकल, तो आर्टिकल सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुसूची आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में क्या है? 6वीं अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में शासन चलाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों में। अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी केवल 4 राज्यों की बात की गई है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केवल 4 राज्यों की बात की गई है अनुसूची 6 में। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पे उल्लेखित नहीं है, तो ऑप्शन है। नागालैंड के बारे में कोई बात नहीं की गई। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हम लोग। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान को पहली बार अपनाया गया, तो पहली बार जब अपनाया गया, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लागू पूरी तरीके से हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल थे? तो उसमें अनुच्छेद की संख्या थी 395। और ज्यादातर अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935, जो 1935 का एक्ट था, इसी से लिए गए। ठीक है, तो लेकिन वर्तमान में देखें, वर्तमान में देखें तो इसमें कई सारे सब आर्टिकल जोड़े गए हैं।
और जब सब आर्टिकल जुड़ गए हैं तो लगभग 450 प्लस, और लगभग लगभग 500 की बात करें, ये घटते बढ़ते रहते हैं, इनके आंकड़े कभी पूछे नहीं जाते। तो आर्टिकल हो गए हैं, जैसे जैसे आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 21, फिर आर्टिकल 21A। तो 21A क्या है? सब आर्टिकल है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? सब आर्टिकल। लेकिन मूल आर्टिकल आपके 395 है, आपके 396 आर्टिकल नहीं है, ठीक है। कि आर्टिकल 396 में क्या है ना, आर्टिकल 395A B C D इस हिसाब से जोड़े गए हैं, क्लियर है। लेकिन मूल नंबर 1995 तक ही है। आगे देखें, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? क्या बोला गया है? फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई? तो कुल मिला के हमसे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी भाषा शैली अजीब है। खैर, संविधान को लिखा किसने? तो रास बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ लिखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हस्तनिर्मित दस्तावेज पर, यहाँ पर कलाकारी की बात हो रही है। और वैसे भी रास बिहारी नारायण रायजादा कहीं ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करना है नंदलाल बोस। समझिए, ये भाषा थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। नंदलाल बोस हैं क्या? इन्होंने संविधान के जो पन्ने हैं ना, संविधान के पन्नों में डिजाइन की है, डिजाइन। और यही प्रश्न आपका 17 या 18 फरवरी को जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। अगर आपने शिफ्ट की, जिस शिफ्ट में था मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर दिया है पेपर तो ये पेपर आपको पता लगा होगा, ये आया था कि संविधान के पन्नों में डिजाइन किसने की थी, चित्रकारी किसने की थी? तो नंदलाल बोस ने की थी। लिखा किसने था? रास बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आर्टिकल 66 किससे संबंधित है ये बताना है। तो एलिमिनेट कीजिए, अगर आता है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो एलिमिनेट कीजिए। जैसे संसद का संविधान, तो अगर संसद की बात करें, संसद, तो संसद आपका आर्टिकल 79 में है। संसद के सदनों की अवधि, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसके कार्यकाल या अवधि कितनी होगी, ये आर्टिकल आपका 83 में है। आर्टिकल 83। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। बचा क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव क्या है? आर्टिकल 66 में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, मतलब संसद के सभी सदस्य प्लस विधानसभा के सभी सदस्य। विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करते, तो संसद के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत नहीं। इसमें क्या है? निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों शामिल हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों शामिल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो हमें ये बताना है कि जो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, ये बताना है। तो देखो, जो भाषाएं हैं ना, भाषाएं, वो आपका अनुसूची नंबर 8 में, 8वीं अनुसूची। और आठवीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। लेकिन 8वीं अनुसूची में पहले तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, लेकिन पहले कितनी भाषाएं थी? पहले थी 14 भाषाएं। 8 भाषाएं क्या है? जोड़ी गई हैं। अब ये 8 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई हैं? ये आपसे हजारों बार पूछा जा चुका है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दो, यूपीपी का एग्जाम दो, हजारों बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो समझिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में है। जो 11वीं अनुसूची में है, इस पे
नगर पालिका के बारे में है, और ये 12वीं अनुसूची में है इस पे, सॉरी 11वीं में पंचायत के बारे में है और 12वीं में नगर पालिका के बारे में है। ठीक है, चलो आगे देखें, जो भाषाएं जोड़ी गई हैं उसको देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? भाषाएं। भाषाएं कितनी है? 22। पहले कितनी थी? 14। 8 जोड़ी गई हैं, ये 8 कौन कौन सा? एक हुआ था 67वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, एक ही भाषा। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 2003। क्षमा चाहता हूं, 1992। इसके तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुर, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद हुआ था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये 3 जोड़ी गई, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये 4 जोड़ी गई। तो कितनी हुई? 8 भाषाएं कुल ये बाद में जोड़ी गई। कौन से जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, बहुत आता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है ना, बिल्कुल रट डालना। ठीक, चलो आगे देखें अगला प्रश्न। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है। देखिए आपसे तमाम समितियां पूछी जाती हैं, तमाम समितियां, ठीक है ना, लेकिन सब नहीं याद करनी है। एक चीज बता दूं, अगर आपसे किसी भी समिति में संघ जुड़ा है, संघ, तो आपको करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी भी समिति के आगे प्रांत जुड़ा है या प्रांतीय जुड़ा है, तो आपको करना है सरदार पटेल। ठीक है, ये 2 समितियां बहुत पूछी जाती हैं। जैसे ये संघ समिति पूछी गई है, संघ लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, एक तरीके से ट्रिक है, बस अगर ना आ रहा हो तो ये आप दिमाग लगा के कर सकते हो। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? सेम क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने कर चुके हैं, कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। और मूल संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैंने शायद रास बिहारी बताया था ना अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नारायण रायजादा याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में क्या है, वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब राष्ट्रपति जो होगा वो चेंज होता रहेगा जनता के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे, और जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना जाएगा। मतलब कुल मिला के वंशानुगत नहीं है, गणतंत्र का यही मतलब है केवल। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? भारत का जो संविधान बना है किस सभा के द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सॉरी संविधान सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो संविधान बना है, आपको याद होगा कई सारे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा लास्ट वाला पढ़ा है तो, या संविधान वाला पार्ट पहला वाला पढ़ा है तो आपने पढ़ा है क्रिप्स मिशन आया था, है ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा वेवल योजना आई थी, तो तमाम तरीके के अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना, तो ये तमाम योजनाएं आई, लेकिन लास्ट में क्या आया? संविधान सभा। क्या आया था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 के दौरान। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि संविधान सभा का निर्माण किया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन 3 सदस्य पूछा जाता है? एथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एथिक लॉरेंस क्या थे? हेड थे, अध्यक्ष थे। ठीक है,
तो इन्हीं के द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने क्या किया कि भारत के संविधान का निर्माण किया। क्लियर हो गई चीजें। नेक्स्ट, इस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो अगर मैं यहाँ प्रस्तावना की बात कर लूं, प्रस्तावना, इसको हम लोग उद्देशिका, उद्देशिका भी कह सकते हैं, ठीक है ना, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है, पहले तो इसको प्रस्तावित किसने किया था? संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। इस तारीख क्या हुआ था कि उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इस डेट को क्या हुआ था, पंडित नेहरू ने उद्देशिका पेश की। क्या की? उद्देशिका पेश की। इस उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पेश की और इसको मंजूरी कब मिल गई? इसको मंजूरी मिल गई 22 जनवरी 1947। कब मंजूरी मिली? 22 जनवरी 1947। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, एक तरीके का, ये इसको पहले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। इंग्लिश भी याद रखना, कभी कभी इंग्लिश में ही आ जाता है प्रीएम्बल लिखा हुआ। जो संविधान पूरा ना पढ़े तो केवल इसको पढ़ ले, उसका सार समझ जाएगा। ठीक है ना, मोटा मोटा ये चीज है। अब प्रस्तावना को इस दिन पेश किया गया, इस दिन मंजूरी मिली। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी को उद्देशिका बोला गया। अब हमसे पूछा गया है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता कब जोड़े गए थे? तो इस प्रस्तावना में सिर्फ एक बार क्या हुआ है, अभी तक संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे और वर्तमान में टोटल शब्द कितने हो गए हैं? पहले 85 थे, 3 जोड़ दिए गए, अब हो गए हैं 88 शब्द। तो अगर पूछा जाए प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 88 शब्द हैं। इन शब्दों का क्रम भी पूछा जाता है तो मैं आगे बताता रहूंगा। ठीक है, तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है। तो बस अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो प्रस्तावना में कब शामिल हुए? 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है। तो अगर नागरिकता प्रदान करना और नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नागरिकता वाला मामला है। और नागरिकता जैसे ही आएगा तो आपको पता रहेगा भाग 2। और भाग 2 जो है वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसका मतलब है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। और जो भी चीजें छूट जाएंगी उसको मैं अलग से अगले वीडियो में करा दूंगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कोई आखिरी वीडियो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो देखिए इसमें जो नागरिकता है, एक तो नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे त्याग सकते हैं। तो प्राप्त करना हो तो 5 तरीके हैं, त्यागना हो तो 3 तरीके हैं मुख्य रूप से। जैसे जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण, वंशानुक्रम के आधार पर, एक आपका दस्तावेज के आधार पर, डॉक्यूमेंटेशन, और एक आपका अधीन क्षेत्र के आधार पर, मतलब भारत कोई भी क्षेत्र ले ले तो उसमें अगर कोई हो तो वो भारत के अंदर ही आ जाएगा। तो इन सभी, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। देखिए, भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न बर्ताव किया जाएगा। सामाजिक एकता 15वें में बिल्कुल नहीं है। 18वें में उपाधियों का अंत, ये भी नहीं है। 16वें में क्या है, लोक नियोजन के बारे में, ये भी नहीं है। आर्टिकल 14 बिल्कुल सही है, विधि के समक्ष समता, विधि का सामान्य संरक्षण। दरअसल इसमें है क्या, आर्टिकल 14 में समता का अधिकार, मतलब
राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये पहला स्लॉट है इसका। दूसरा दूसरा ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष आधार पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है, तो भेदभाव कर भी सकता है। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दो चीजें आर्टिकल 14 में दी गई हैं। इस हिसाब से ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। तो उपाधियों का अंत किसमें है? तो आर्टिकल 18 में है। और आर्टिकल 18 किसमें है? समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। समता का अधिकार, समानता का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 14 से 18। पूरा का पूरा ये स्लॉट आर्टिकल 14 से 18 में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? पहली चीज मैं बता दूं कितने मौलिक अधिकार हैं, कैसा क्या है। मौलिक अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 यूएसए से इसको लिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से पहला है आपका समता का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। फिर है आपका सॉरी गड़बड़ हो गया, ये नीचे रहेगा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है आपका सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। और फिर है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। जो आपका समता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 में है। और सांस्कृतिक शिक्षा 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अब कह दो सर 31 छूट गया, तो आर्टिकल 31 में क्या था? इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300A या 300 का में रख दिया गया है। और वर्तमान में ये अब केवल कानूनी अधिकार है। पहले क्या था? मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था। अब क्या है? कानूनी अधिकार है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया तो संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने आपको बताया संपत्ति का अधिकार ये वाला मौलिक अधिकार में पहले था, उसके बाद कानूनी अधिकार कर दिया गया संपत्ति का, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है? बहुत पढ़ा होगा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? देख लेते हैं। अभी मैंने आपको 6 मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार 14-18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 बिल्कुल सही है। धर्म की स्वतंत्रता 11 से 13 नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक बेल आइकन बनी होगी, उस पर क्लिक कर देना ताकि जैसी वीडियोस पड़े आपको तुरंत मिल जाए। लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है?
अनुच्छेद 19 ई बी ए जी, ठीक है। ये भी देखो कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न, अच्छा प्रश्न, ठीक है ना, इस लेवल के प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड स्लॉट में था, 6 मौलिक अधिकारों में सेकंड नंबर पे। इसमें है क्या, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। अब आर्टिकल 19 में कई सारे सब आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 ए, 19 बी, 19 सी, है ना, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तो देखिए 19 के जितने भी सब आर्टिकल हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 ए में क्या कहता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बी, आर्टिकल 19 बी में क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19 सी, ये क्या कहता है, संगठन या संघ बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 ई, डी नहीं है, डी में क्या था, संपत्ति थी, वही जो आर्टिकल 31 में था, तो ये दोनों हट गए हैं, दोनों खाली हैं वर्तमान में, ठीक है। ई में क्या है, निवास बनाने की स्वतंत्रता, निवास। और आर्टिकल 19 एफ में, सॉरी, जी में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार या बिजनेस, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स याद रखने हैं आपको। अब इसमें आते हैं अपने क्वेश्चंस में, इसमें क्या बोला है, तो कौन सा सही मिलान ये बताना है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता ई में नहीं है, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार तो है ही नहीं, शांतिपूर्ण हथियारों के बिना इकट्ठा होने की स्वतंत्रता जी में नहीं है, भाषण या विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए में बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, आर्टिकल 20। देखो आर्टिकल 20 है आपका दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मतलब दोष सिद्ध हो गया है, जब दोष सिद्ध हो गया है कि हाँ ये अपराधी है, तब आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। तब अधिकार कैसे मिलते हैं, जैसे आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, आपको जब आपने अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। जैसे मान लो अभी आपकी आईपीसी धाराएं बदल गई हैं, लेकिन 2020 में किसी ने अपराध किया था और अभी 2024 में पकड़ा गया है, तो उसको आईपीसी के तहत ही सजा मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने अपराध 2020 में किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्वयं के विरुद्ध गवाही ना देने की, समझ रहे हैं, मतलब नार्कोटिक्स ये सब उससे नहीं करवाया, तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये 3 अधिकार दोष सिद्धि में उसको मिलते हैं। चलिए आगे देखें, संविधान के अनुच्छेद 20 सेम क्वेश्चन आ गया है, तो दोष सिद्धि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। अभी हम लोगों ने देखा है 22 किससे संबंधित है, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी, पीछे हम लोगों ने देखा था ना, कई सारे क्वेश्चन थे, तो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षा, मतलब आर्टिकल 20 में क्या था, देखो अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 20 क्या था, दोष सिद्धि, और इस 22 में क्या है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हो तब आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या स्वतंत्रता मिलती है उसके संबंध में, ठीक है। इस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा, पुलिस को बताना होगा आपको क्यों गिरफ्तार किया, आपको मनपसंद वकील ढूंढ के लाना होगा, है ना, इस प्रकार की कुछ चीजें दी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 23 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या,
आर्टिकल 24 में क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों याद रखना है। इसमें क्या है, बलात् श्रम, और इसमें क्या है, बाल श्रम। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। बलात् श्रम का मतलब है किसी भी व्यक्ति से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी जबरदस्ती, और ये बाल श्रम क्या है, बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। वही बच्चों के बारे में दिया है, इससे कम उम्र तक 14 वर्ष, अगर 14 वर्ष से कम का बच्चा है तो उससे काम नहीं करवाया जाएगा, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आ चुका है कांस्टेबल में। नेक्स्ट, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। मतलब कोई भी अगर अपराध हो रहा है उसके साथ, अगर वो सीधे कोर्ट जाना चाहता है, कैसे जा सकता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 226, इसके तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट। और इन दोनों के तहत क्या होती है, रिटें जारी होती है। जो रिट जारी होती है ना, इन्हीं दोनों के तहत, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है, अब संपत्ति का अधिकार हो गया है भैया कानूनी अधिकार। क्यों, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हट गया है, और संपत्ति का अधिकार अब किस में चला गया है, आर्टिकल 300A में चला गया है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 किससे संबंधित है, हम लोगों ने देखा था 25 से 28 मैंने बताया था किससे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता से। क्लियर है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदत्त है। तो आर्टिकल 29 और 30 याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। 29 में क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं जिसमें वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, जैसे मदरसा। मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो मदरसा खोलते हैं, वो आर्टिकल 30 के तहत ही खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 30, ऑप्शन बी इज द राइट। ये भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। चल नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है कि कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा किसे कहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्योंकि कई लोगों ने अलग अलग चीजों को आत्मा कहा है, जैसे उद्देशिका को भी आत्मा कहा गया है ठाकुरदास भार्गव के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी आत्मा कहा गया है ग्रेनविल आस्टिन के द्वारा। वैसे ही जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, या आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाँ अब देखिए इतना पढ़ना पड़ेगा, इसी में कई लोगों की हालत खराब हो जाएगी, और या तो वो स्किप कर देंगे या हेजिटेशन में छोड़ देंगे। समझिए कितना आसान प्रश्न है, एक बार पढ़िए अच्छे से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक। ओवरऑल हमसे ये आप पढ़िए ग्राम पंचायत के बारे में कह रहा है, और हमें ये कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी में भी बात कही गई है। और डीपीएसपी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गया है आर्टिकल 40 में। ऑप्शन इज द राइट। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 के बारे में ये उल्लिखित है, और भाग 4। क्लियर है, तो कहां से लिया गया है डीपीएसपी, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। क्लियर है, नेक्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है। डीपीएसपी के सभी आर्टिकल याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में कहा गया है,
राष्ट्रीय स्मारक स्थलों के संरक्षण के बारे में, तो ये आर्टिकल 49, ऑप्शन आर्टिकल 49। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिकार देता है कि वह 48 क्या कहता है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, जो दूध देते हैं उनकी हत्या पर रोक, तो गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, चलिए इसमें क्या कह रहा है, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपातकाल अगर आपने डिटेल में पढ़ा है 1975-76 के दौरान जो लगा था, उसके बाद क्या हुआ था कि संविधान के अध्ययन की एक रिपोर्ट बनी थी, जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका अध्यक्ष था सरदार स्वर्ण सिंह। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपने पढ़ी होगी, सरदार सिंह समिति, इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था भारत में। क्लियर है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान से अभिप्राय 4th के डैश में निहित है। मतलब जो डीपीएसपी है 21 अनुच्छेद में ये पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 36 से 51, इसमें 36 से 51। ठीक है ना, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य की बात करूंगा तो ये भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में है, रूस के संविधान से लिया गया है, और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर देखा जाए तो पहले जब लागू किए गए थे सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा तो ये 10 थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, वर्ष तक क्या था, निःशुल्क शिक्षा के बारे में था। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना, बाकी डिटेल मैं बता ही चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। न्याय कैसा न्याय, 38 की बात करेंगे तो ये डीपीएसपी की बात कर रहा है। डीपीएसपी में न्याय की बात की गई है, और कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो प्रस्तावना में भी 3 प्रकार की न्याय है, वो यही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो पहली जो राज्यसभा का गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952। एग्जैक्ट बताऊं तो अप्रैल 1952 में हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। नीलम संजीव रेड्डी, और ये देखो 19 में आया हुआ है, कांस्टेबल का ही प्रश्न। तो इसके बाद बने थे ज्ञानी जेल्स, ऑप्शन सी ज्ञानी जेल्स। नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति भी थे, ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ये पहले निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, सबसे युवा राष्ट्रपति ये थे, और ये 6वें क्रम के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76, केंद्र सरकार का वकील, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी,
प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनका कार्यकाल, इनका वेतन, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। ठीक, कोई फिक्स नहीं होता। ये भी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न, ध्यान देना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगी? तो जाहिर सी बात है, जिसके नाम राज्यसभा होंगे, लोकसभा होंगे और एक संसद होगी और इसमें राष्ट्रपति भी होगा। तो टोटल संसद की बात कर रहा है तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, इसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री। ठीक है, समझिए, इसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं है तो मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद, क्या केंद्र की मंत्रिपरिषद। मतलब ओवरऑल बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, या केंद्र की मंत्रिपरिषद नहीं आएगा तो केंद्र की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्लियर? नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति नहीं होता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो मैक्सिमम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। उसके बाद 6 माह के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। क्लियर है? तो ऑप्शन भी आपका यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा करता है? तो आर्टिकल 148 में आपको पता ही है, आर्टिकल 148 में कैग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग CAG बोलते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 6 वर्ष का या 65 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, जो पहले हो जाए। ठीक है, जैसे कार्यकाल निश्चित है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ नहीं लेता, सॉरी, उपराष्ट्रपति को जो शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है आर्टिकल 69 के तहत। ठीक है, पहली बात तो याद रखो, उपराष्ट्रपति क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर पूछ ले कि पदेन सभापति किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 64, आर्टिकल 64। क्लियर है? नेक्स्ट, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? अच्छा क्वेश्चन। तो भाई, अगर सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का, सरकार के पास क्या है? निधियां हैं, संचित निधि है, संचित निधि में पैसा स्टोर होता है। संचित निधि आर्टिकल 266 के तहत इसका उल्लेख है। और इसको खर्च कौन करता है? संसद। संसद ही क्या करती है? अलग अलग क्षेत्रों में पैसा फिर कंज्यूम करती है, बंटवारा करती है। ठीक है, ऐसा मतलब कंज्यूम मतलब इकट्ठा भी करती है और बांटती भी। क्लियर है? नेक्स्ट, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? अच्छे प्रश्न। तो जो बजट तैयार होता है, सरकारी बजट, आर्टिकल 112 के तहत इसकी तारीख कौन तय करता है? तो इसकी तारीख करता है राष्ट्रपति। लेकिन बजट तय कौन, बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री। कहां पर? केवल और केवल लोकसभा। ठीक है, तारीख कौन करता है? राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित? तो एक आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 330। इस 330 में क्या बोला गया है कि लोकसभा SC की और ST की सीटें क्या है? आरक्षित है, रिजर्व है।
इसमें से SC के लिए 84 है और ST के लिए 47। ठीक है, तो क्या बोला गया है, अनुसूचित जनजाति मतलब ST मतलब 47। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? मतलब भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, जो लोकसभा होती है उसी में से इसको चुना जाता है, ये चयनित होता है। क्लियर है? तो इसकी नियुक्ति कोई नहीं करता है, लोकसभा सदस्य होते हैं वो आपस में ही को चयनित करते हैं। क्लियर है? जैसे वर्तमान में कौन है, ओम बिरला है। और लोकसभा अध्यक्ष की जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, और ये उल्लेख है आपका आर्टिकल 53 में। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति, तो याद रखना है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है 52 में, लेकिन केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ये लिखा है आर्टिकल 53। ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्यावधि होती है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है या सदस्यावधि कितनी होती है? देखिए यहां पे एक चीज समझिए, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल, भैया ये भंग नहीं होता राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल आपसे कभी नहीं पूछेगा, समझिएगा। यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो आप 6 वर्ष लगा के मत चले आना, आप लगाओगे नॉट। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पूछा है, और राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, स्थायी। और इस प्रश्न में देखो क्या बोला है, राज्यसभा की सदस्य अवधि, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अवधि पूछिए, तब आप करोगे 6 वर्ष। ठीक है, तो वहां पर बहुत अच्छे से दिमाग का यूज करना है इन प्रश्नों में। राज्यसभा का कार्यकाल, भैया राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता क्योंकि वो स्थायी है, और राज्यसभा के सदस्यों की अवधि, ये सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और यही लोकसभा का बोल दें तो वो 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य किस राज्य से विघटित होकर विघटन से बनने वाला है? तो ये पहली बात तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो राज्यसभा किससे अलग होकर बना था? ये आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और 2014 में। क्लियर? नेक्स्ट, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक समझिए, जो साधारण विधेयक होता है वो पहले किसी भी सदन में रख सकते हैं, किसी भी सदन में, ऑप्शन सी। लेकिन जैसे अगर धन विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है, ये सभी विधेयक किसमें रखे जाएंगे? पहले लोकसभा में रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे? लोकसभा में। लेकिन कोई भी अगर साधारण विधेयक है तो कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलो भैया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भैया राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने कहा था ना, मैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ऐसा कहा था ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75। आर्टिकल भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 75। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं खुद बताते हुए चल रहा हूँ।
क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं हुआ है? तो हालांकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तो हर जगह हो गया है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार, तो इसको हटा देना क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अब आपने इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि भारत का अगर राष्ट्रपति है उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो भाई महाभियोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और किसके द्वारा महाभियोग लगेगा? संसद के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लगता है? महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में उल्लेखित है, और इस महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पेश कर सकते हैं? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो पहले कहीं भी, कहीं भी, ठीक है, 1/4 से किसी भी सदन में पेश होगा, उसके बाद दोनों सदन मिलकर 2/3 के साथ पास करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है हट जाएगा। 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, 14 दिन पहले सूचना अनिवार्य है, तो भैया हम आपको हटा रहे हैं, ठीक। चल नेक्स्ट, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं, ये आपका लिया गया है आयरलैंड से, ये प्रावधान, ठीक है, और ये मनोनीत करते हैं 12, आर्टिकल 80(3) के तहत। ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए: साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। ये 12 सदस्य 4 क्षेत्रों में विशेषज्ञ होने चाहिए। अब ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है कि वो किस पोर्शन से, किस क्षेत्र से कितने सदस्यों को लेता है। जैसे 12, तो 12 मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि 3 इससे 3 इससे 3 इससे 3 इससे ना, हो सकता है वो साहित्य से 6 ले आए, बाकी से 2-2 ले आए, है ना, या हो सकता है विज्ञान से 12 के 12 ले आए, ठीक है, तो इस हिसाब से वो उसका स्वविवेक है, ठीक है, बस आपको नंबर याद रखना है, 12 मनोनीत करता है राज्यसभा में। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें, तो राष्ट्रपति के चुनाव में उसको वोट कौन देता है? हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो कौन देता है वोट? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, बिल्कुल सही, मनोनीत नहीं होंगे, निर्वाचित होंगे। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, बिल्कुल सही, मनोनीत नहीं होंगे, निर्वाचित होंगे। केवल एक गलत, एक और बी दोनों बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट। और 17वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो मैंने बताया था ना निर्विरोध, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? पूरा नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध। और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, 6वें नंबर के थे, सबसे युवा राष्ट्रपति थे और निर्विरोध थे, ठीक है ना, तो ये सब चीजें इनके बारे में याद रखें। नेक्स्ट, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? जाहिर सी बात है लोकसभा में वहीं होंगे जहां पे जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी वहीं सीटें अधिक होंगी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जहां पर लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31, विधान परिषद की सीटें हैं आपकी 100, और विधान सभा की सीटें हैं आपकी 403। क्लियर है, तो ये सीटें आपको याद रखनी है यूपी। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन हो? तो भारतीय सेना चाहे वो आर्मी हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, तीनों का जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल याद रख लेना है, इनका आर्टिकल बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 53(2) के तहत। केवल 53 में क्या है कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन 53(2) में क्या है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। क्लियर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं। जैसे जैसे आपने पढ़ा है संसद, संसद में क्या होता है? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। वैसे ही होता है विधानमंडल। राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल। और विधानमंडल में एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद कुछ में नहीं है। कुछ में क्या, बहुतों में नहीं है। केवल और केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्या बोला है? कहाँ द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है। तो इन सभी जगह विधान परिषद है। तो उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, और जब से नया बन गया है जम्मू कश्मीर, तो उसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है? 6 नहीं भैया, 7 है। ठीक है ना, ये करंट का है, थोड़ा भूल गया था मैं। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर भी है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश 7। तो यहाँ पे तमिलनाडु आपका बिल्कुल नहीं। ठीक है, कांस्टेबल में आया हुआ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। क्लियर है? बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो हमारे सभी प्रश्न पॉलिटी के समाप्त हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, स्पीड में सॉल्व किया है, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है। अब इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती रहेंगी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अभी आपको यूपी जीके का भी एक पूरा का पूरा मैराथन का स्लॉट देना है मुझे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।